हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामचंद्र ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एफडब्ल्यू चचा के द्वारा दिए गए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेनरी फ्यूएल के 14 प्रिंसिपल्स को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में समझने वाले हैं। सो भैया, वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर एग्जिस्टिंग हो तो भैया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सो फाइनली आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भैया ये एफडब्ल्यू टायलर चचा कौन थे। पहला बात, इन्हीं को भैया साइंटिफिक ऑफ क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने ही अपने जो भी प्रिंसिपल्स किया था वो साइंटिफिकली दिया था। इनका मानना ये था भाई, ये जो है ना भाई महाशय, इनका मानना ये था कि मैनेजमेंट में जो भी प्रिंसिपल्स आया है वो प्रिंसिपल वही आना नहीं चाहिए। हर प्रिंसिपल्स के पीछे लॉजिक एंड फैक्ट्स होना चाहिए। हर प्रिंसिपल बार बार रिपीट एक्सपेरिमेंट के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। तो भैया सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं हम लोग। तो भैया सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1856 में, कहाँ में, यूएसए में जन्म हुआ था। फिर इन्होंने अपना करियर को स्टार्ट किया एज ए ऑपरेटर, स्टार्ट किया एक स्मॉल मशीन आपका मेकिंग शॉप में 1870 में। बाद में उन्होंने अपना पोजीशन को बढ़ाया और बाद में वो चीफ इंजीनियर बन गए। मिडवेल स्टील आपका वर्क्स इन 1884। उस टाइम में उनका एज ओनली 28 ईयर्स हुआ था। ठीक है, फिर इन्होंने अपने करियर में या अपने करियर के जर्नी में इन्होंने बहुत सारे रिसर्च की। ठीक है, वो रिसर्च करके प्रिंसिपल्स को उन्होंने अप्लाई किया अपने बिजनेस में। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक प्रिंसिपल का खोज किया। तो भैया अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। ये तो आपने इनके बारे में समझ लिया। देखो, लेट डिस्कस डिटेल इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय द एफडब्ल्यू। ये बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो, टायलर का मानना ये था कि मैनेजमेंट में कुछ भी हो रहा है, एक कंपनी में कुछ भी हो रहा है, जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो वो मैनेजमेंट साइंटिफिकली होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट में हर एक एलिमेंट साइंटिफिक वे में होना चाहिए। हालांकि आप कुछ भी सिलेक्शन करो, अगर आप किसी कंपनी में हो तो अगर मान लो मेन का सिलेक्शन कर रहे हो वो भी साइंटिफिकली होना चाहिए। आप मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हो वो भी साइंटिफिकली होना चाहिए। वो भी उसके पीछे भी कुछ लॉजिक होना चाहिए। आप कुछ मशीन ला रहे हो उसमें भी साइंस होना चाहिए। तो इनका मानना था कि हर चीज साइंटिफिकली होना चाहिए, वही होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट सिलेक्शन ऑफ मेन मशीन मटेरियल इज मेड बाय साइंटिफिक अप्रोच। या में कुछ भी चीज हो भैया साइंटिफिकली होना चाहिए, इसके पीछे फैक्ट्स लॉजिक होना चाहिए, बार बार रिपीट एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, तो ही आप सेलेक्ट करो। हियर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय रेशनलिटी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। हम कुछ भी हो वो रेशनलिटी के साथ एंड प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। Thus, the scientific management is a logical approach towards the solution of management problem। जो भी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है तो भैया साइंटिफिक अप्रोच भैया लॉजिकल सॉल्यूशन इसका देता है। हर चीज के पीछे लॉजिक देता है भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फिर देखो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या भाई, लेट डिस्कस द डिटेल इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय द एफडब्ल्यू टायलर। अब देखो सबसे पहले इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल दिया था, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब क्या होना चाहिए, नॉट द रूल ऑफ थंब मतलब क्या होना नहीं चाहिए। तो देखो पहला बात, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो भैया हर चीज साइंटिफिकली वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं नॉट द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सा, जो चीज पहले से चलते आ रहा है वो अभी भी ऐसा ही चलो, ऐसे ही हो। मान लो कि मेरे पापा ऐसे बिजनेस कर रहे थे तो मुझे भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो इनका मानना था कि ऐसा नहीं करना है, रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं, जो चलते आ रहा है वो फॉलो नहीं करना है। अब आप क्या करो, कुछ भी चीज कर रहे हो उसके पहले साइंस ढूंढो, हर चीज को बार बार रिपीट एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे, बार बार रिसर्च करोगे तो कुछ नया लेके आओगे जिससे कि आपका मैनेजमेंट का काम बहुत आसान होगा। तो इनका पहला मानना ये था, जैसे कि देखो, दिस रूल फोकस ऑन द इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द साइंटिफिक एनालिसिस। इनका मानना ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए कैसे, साइंटिफिक एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, एंड नॉट विद द रूल ऑफ थंब मेथड। रूल ऑफ थंब मतलब वही जो चलते आ रहा है उसी को फॉलो करो। जैसे कि हमारे टीचर पहले पढ़ाते थे ना, तो वैसे मैं भी पढ़ाऊंगा तो आपको उतना समझ में आएगा ही नहीं। मतलब हम लोग को नया नया तरीका ढूंढ के मैं नया नया लाइव एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिर देखो, टायलर बिलीव दैट इवन ए स्मॉल एक्टिविटी लाइक लोडिंग पेपर शीट्स इनटू द बॉक्स कार्ड्स कैन बी प्लान साइंटिफिकली। अगर मतलब एक छोटा मोटा काम है, जैसे कि आपका क्या है, आपके यहाँ में
कि आपको पेपर शीट्स को एक बुक्स कार में लोडिंग करना है तो भी साइंटिफिकली होना चाहिए। अगर साइंटिफिकली होगा तो भैया टाइम बचेगा, काम फास्ट होगा, वर्कर का टाइम बहुत बचेगा, वर्कर का एनर्जी भी सेव होगा। तो पहला बात ये था। दूसरा क्या था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब देखो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब हार्मोनी मतलब हार्म को नहीं, मतलब यहाँ पे कहानी क्या आपका हार्म नहीं होगा यहाँ पे कुछ, मतलब लोगों को मिलके काम करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर होगा और एम्प्लॉय होगा उन लोगों का मतलब उन लोग के अंदर में एक मेंटल रिवोल्यूशन जनरेट होना चाहिए कि दोनों लोग सेम काम करे, मिल के काम करे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो, अचीव हो। इनका मानना ये था कि ऐसा नहीं कि दोनों में का बात हो ही नहीं रहा, दोनों में हमेशा झगड़ा होता है। जैसे कि हमेशा देखो ना, एक एम्प्लॉई ठीक है और एक मैनेजर के बीच इतना अच्छा रिलेशन होता नहीं है, ठीक है। तो इनका मानना यह था कि मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशन अच्छा होना चाहिए, उन लोगों को मेंटल रिवोल्यूशन लाना चाहिए, उन लोगों को मिल के काम करना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो, पूरा हो। तो देखो यहाँ में क्या लिखा हो, टाइलर रिकॉग्नाइज द क्लास ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन दी वर्कर एंड मैनेजर्स। हमेशा वर्कर और मैनेजर में कुछ ना कुछ बातों को लेकर विवाद चलते रहता है। तो ही एम्फेसाइज्ड that there should be no conflict between workers and manager। इनका मानना ये था कि वर्कर और मैनेजर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए। बोथ ऑफ देम शुड बी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर। दोनों को ये जानना चाहिए कि दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों ठीक है। एंड वर्क टुगेदर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब दोनों को अपना इम्पोर्टेंस जानना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है और दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव द हार्मोनियस रिलेशन ही फोकस द मेंटल रिवोल्यूशन। हम लोग का मेंटल में सोचना चाहिए कि भैया दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, दोनों मिलकर काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव है तो भैया हम लोग का अल्टीमेट फायदा होने वाला है। विच मीन द वर्कर्स एंड मैनेजर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग इन सच सिचुएशन। मैनेजमेंट एम्स at providing the better working environment for employee and sharing gains of the company, and workers should avoid going on strike and work hard of the best on their best ability। मतलब सिंपल सा बात है, अगर मान लो दोनों मिलजुल के काम कैसे करेंगे भैया, वर्कर को अच्छा फैसिलिटी दो, वर्कर को अच्छा वर्किंग कंडीशन दो जहाँ पे उसको काम बढ़िया से हो, साथ ही उसको समय समय पर रिवॉर्ड दे दो जिससे कि स्ट्राइक वगैरह ना करे। तो भैया ये था आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब नेक्स्ट था कोऑपरेशंस नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो यहाँ पे कोई बात बोला हुआ है कोऑपरेशन मतलब मिलजुल के क्या करना, देखो ये जस्ट उसका ही एक्सटेंशन पार्ट है ये, ठीक है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे सबको मिल के कंपनी के मतलब गोल पे फोकस करना चाहिए, ना कि खुद का गोल पे फोकस करना चाहिए। एक इंडिविजुअल का गोल, हम देखो जैसे कि मैनेजर है, मैनेजर सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सोच रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट को हटा के कंपनी के लिए क्या अच्छा है उसके बारे में सोचना चाहिए। ये प्रिंसिपल आपको ये समझाया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस देयर शुड बी cooperation between the management and worker instead of individualism। इंडिविजुअल ने कुछ अपना बारे में सोचना नहीं चाहिए, कंपनी के बारे में फर्स्ट सोचना चाहिए। दिस प्रिंसिपल एज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। बोथ मैनेजमेंट वर्क शुड बी रियलाइज द नीड ऑफ ईच अदर। देखो इससे पहले वाला जो प्रिंसिपल क्या था, एक मेंटल रिवोल्यूशन बोला था मैंने लाने के लिए कि वो लोग का माइंडसेट होना चाहिए कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि दोनों के बीच रिलेशन अच्छा हो। यहाँ पे उसको करना है कि दोनों मिलके काम करना है, वहां पे हमें सोचना है कि ऐसे ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन इस प्रिंसिपल में दोनों को मिलके वो जो काम ऊपर में उन्होंने सोचा था कि मिलके काम करना है, मेंटल रिवोल्यूशन लाना है, थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है, वर्कर के बारे में सोचना है, अब वो काम को यहाँ पे अप्लाई करना है, इसलिए इसको एक्सटेंशन बोला गया है उस प्रिंसिपल का, ठीक है। देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन देम एंड कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन। अब देखो जब दोनों मिलकर काम करेंगे भैया कंपटीशन ऐसे खत्म हो गया, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के भलाई के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फॉर अचीविंग द प्रिंसिपल द मैनेजमेंट शुड बी वेलकम कंस्ट्रक्टिव आइडियाज एंड सजेशन ऑफ द वर्कर। इसमें क्या करना चाहिए, अगर मान लो कि जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को वर्कर से बात करना चाहिए, वर्कर से आपका आइडियाज लेना चाहिए, और आइडियाज उनका अच्छा लगा तो उनको कभी कभी रिवॉर्ड भी देना चाहिए। इससे क्या होगा, दोनों मिलजुल के काम करेंगे तो कंपनी का अच्छा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स विद देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब वर्कर का डेवलपमेंट भैया सबसे ज्यादा होना चाहिए, इनका मानना ये है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही देखो वर्कर ही ऑर्गेनाइजेशन का पिलर होते हैं। अगर उन लोग का अगर डेवलपमेंट अच्छा होगा तो भैया ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। देखो टाइलर फोकस ऑन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। टाइलर वर्कर की एफिशिएंसी के बारे में बहुत उन्होंने फोकस किया था। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉलो साइंटिफिक मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्कर। तो इनका मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर का सिलेक्शन किया जाएगा वो साइंटिफिकली करना चाहिए, ठीक है। एंड ईच वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, और हर वर्कर को साइंटिफिकली सेलेक्टेड करना चाहिए। देन दिस दे शुड बी असाइंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। फिर उनके नॉलेज, उनके फिजिकल फिर मेंटल हिसाब से उनको क्या देना चाहिए, काम देना चाहिए टू इंक्रीज एफिशिएंसी, जिनसे कि उनका
आपका इफिशियंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर देखो आपको अपनी नॉलेज एंड कैपेसिटी के हिसाब से काम दिया जाएगा तो आप उस काम को बार बार करोगे, इससे आपका इफिशियंसी बढ़ेगा, इफिशियंसी आपका बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी इफिशियंसी बढ़ेगा। ठीक है, training should be provided. This increase in the efficiency will be beneficial for the both worker and management. तो इस तरीके से आपका प्रिंसिपल्स इसका होता है खत्म। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल्स में बोला गया था क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कैसे करना है कामों को। ठीक है, अब देखो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीए मान लो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को साइंटिफिकली सोल्व किया जाए। ठीक है, इट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू योर एम्प्लॉयज। आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो एम्प्लॉय से टू डू एंड सिंग दे do it in the best and cheapest way. It involves the study of each and activity in detail and doing the work in a such manner so the work can be completed effectively and efficiently. मतलब यहाँ पे यही होना चाहिए कि हर चीज़ का बढ़िया से डिटेल स्टडी होना चाहिए। ठीक है, और कैसे क्या करना है ये पूरा मतलब आपका लिस्ट ऑफ बना होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा काम बहुत जल्दी होगा, बहुत फास्ट होगा, काम ऑन टाइम होगा, रिसोर्स का वेस्टेज भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से भैया साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लाया गया है। अब देखो पहला टेक्निक क्या है आपका फंक्शनल फॉर्मेशनशिप। अब भैया फंक्शनल फॉर्मेशनशिप क्या होता है, देखो इनका ये जो पहला टेक्निक है, ये टेक्निक का ये बोलना था फंक्शनल फॉर्मेशनशिप में कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, प्लानिंग करने वाले लोग अलग होना चाहिए और एग्जीक्यूशन करने वाले लोग अलग होना चाहिए। एक जो प्लानिंग करे वो एग्जीक्यूट करे ये होना नहीं चाहिए, दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा, तो ही भैया ऑर्गेनाइजेशन का भलाई होने वाला है। मतलब दोनों को सेपरेट होना चाहिए, मतलब आपका प्लानिंग करने वाले लोग अलग होना चाहिए और आपको एग्जीक्यूशन जो काम प्लानिंग हुआ है उस प्लानिंग को करने के लिए लोग अलग होने चाहिए। तो ये भैया फंक्शनल फॉर्मेशन में ये बोला गया है। जैसे कि एक फैक्ट्री मैनेजर होता है तो फैक्ट्री मैनेजर में एक होगा आपका, फैक्ट्री मैनेजर को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक होगा आपका प्लानिंग इंचार्ज, एक होगा आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, क्या होगा जो उसका काम होता है प्रोडक्शन करना, इसका काम होगा भैया प्लानिंग करना। भैया प्लानिंग में भी चार होंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होंगे, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होंगे, रूट क्लर्क होंगे और डिसिप्लिनर होंगे। इसमें आपका प्रोडक्शन इंचार्ज में आपका स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। हम लोग अब लाइन बाय लाइन सबको समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्कमैन सबसे पहले यहाँ में क्या होना चाहिए प्लानिंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज का काम क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं। तो प्लानिंग इंचार्ज में सबसे पहले बात पोस्ट होता है भैया रूट क्लर्क। क्या होता है भाई रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या होता है भाई कि कैसे काम करना है, किस सीक्वेंस में काम करना है, कैसे कैसे स्टेप बढ़ना है, इनका काम ये होता है। मतलब दिस फॉर्मेट लेस डाउन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन विच वर्क इज टू बी कैरीड आउट। वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू देयर वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूट शीट। मतलब इनका काम होता है कि कैसे काम किया जाए, कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया जाए, कौन कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया जाए, जैसे काम बहुत जल्दी हो, तो भैया ये होता है आपका रूट क्लर्क का काम। फिर एक होता है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इंस्ट्रक्शन देना। किसका क्या देना भाई इंस्ट्रक्शन। दिस फॉर्मेट प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर्स एंड गैंग बॉस। ये इंफॉर्मेशन बनाता है किसके लिए, वर्कर के लिए और गैंग बॉस के लिए। अब गैंग बॉस नीचे में पढ़ेंगे क्या होता है। दिस कार्ड कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, कि भैया काम क्या होगा, प्रोसीड्यूर ऑफ डूइंग वर्क, काम कैसे किया जाएगा, कौन कौन सा प्रोसेस होगा, एंड द मटेरियल टू बी यूज, कौन सा मटेरियल किया जाएगा, एंड डिटेल अबाउट द मशीन, मशीन के बारे में डिटेल भी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ही देता है। फिर टाइम इन कॉस्ट का क्लर्क, इसका काम क्या होता है भाई कि कैसे कम टाइम में सामान को बनाया जाए। ठीक है, कैसे कम टाइम में सामान को बनाया जाए और साथ ही साथ कॉस्ट भी कम लगे, ये इसका काम होता है देखना। ठीक है, इसका काम क्या है, दिस फॉर्मेट फाइंड्स स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। एक स्टैंडर्ड काम मतलब स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, ये डिसाइड करता है। एंड ही ऑल्सो कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, और काम करने में कितना खर्च लग रहा है ये भी इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। देखो जैसे कि एक एग्जाम में 3 घंटा का पेपर होता ही नहीं होता है, तो भैया ये 3 घंटा का पेपर को बनाया कैसे गया होगा, बार बार पेपर लिया गया होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम फिर डिसाइड किया होगा कि भैया 100 मार्क का पेपर 3 घंटा में होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात डिसिप्लिनेरियन। इसका काम क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना। क्या करना, दिस क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। ठीक है, ही एनफोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गन। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि कैसे सही में इतना टाइम में आना, इतना टाइम में जाना, सब कुछ ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये प्लानिंग इंचार्ज का काम होता है। अब नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। अब देखो प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहले होगा स्पीड बॉस।
कि एक काम को कैसे फास्ट किया जाए, अगर काम स्लो है तो कैसे कैसे जल्दी करके काम को कंप्लीट किया जाए, स्पीड बॉस का काम होता है। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग द वर्क इज डन वेल और ऑन टाइम, मतलब काम को जल्दी पूरा समय में पूरा कर लेना। टू गेट द वर्क कंप्लीटेड टाइम ही एग्जामिन्स दैट ऑल द वर्कर्स परफॉर्मिंग देयर जॉब एट रिक्वायर्ड स्पीड। ठीक है, इसका काम ये होता है गैंग बॉस। अब गैंग बॉस का क्या काम होता है, ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजिंग एंड कीपिंग टूल्स, इसको ये सामान को क्या करता है, अरेंज करता है, कौन कौन सा टूल चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, मशीन क्या चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए, सामान बनाने के लिए मटेरियल चाहिए ना, सब कुछ अरेंजमेंट कौन करता है भाई, गैंग बॉस। सामान का अरेंजमेंट कौन करेगा भाई, गैंग बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या है भैया, काम जल्दी और ऑन टाइम में हो जाओ, इसका काम ये होता है। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस क्या करेगा, जो भी मशीन या कुछ भी खराब हो उसको रिपेयर करेगा कौन भाई, रिपेयर बॉस। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योर द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ द मशीन एंड टूल्स, इनका काम होता है कि जो भी मशीन या टूल्स है उसको भैया प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लाया जाए, रिपेयर किया जाएगा कुछ प्रॉब्लम है तो। फिर नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है भाई, सामान को इंस्पेक्ट करना। क्या करना भाई, सामान को देखना कि जो क्वालिटी हम लोगों ने बोला था वो क्वालिटी में सामान बना या नहीं बना, वो भैया किसका काम होता है, इंस्पेक्टर का काम होता है। फिर नेक्स्ट टेक्निक आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये है, देखो अगर वो बैटरी सेल जानते हो ना, सेल बैटरी, अब देखो जो सेल होता है पेंसिल बैटरी जिसको बोलते हैं, वो जो पेंसिल बैटरी हर रिमोट में आजकल डेट में लग जाता है, नहीं लग जाता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड साइज है। कंपनी ने एक स्टैंडर्ड ऐसा साइज बना दिया जो हर जगह फिट होता है। तो कंपनी को भी, हम लोग कंपनी जो भी गुड्स बना रही है, सर्विसेज बना रहा है, वो ऐसा स्टैंडर्ड साइज में बनाना चाहिए जो हर जगह यूज हो जाए, ना कि ऐसा बैटरी बना दो कि एक रिमोट में ये यूज हो रहा है दूसरा रिमोट में यूज होगा नहीं, तो ऐसा प्रोडक्ट ज्यादा चलता नहीं है। तो इसीलिए इनका मानना है कि एक स्टैंडर्ड साइज बनाओ और काम को सिंप्लीफिकेशन होगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब देखिए, देखो कोई रेस्टोरेंट होता है जो मल्टीपल वैरायटीज ऑफ फूड्स रखते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीपल वैरायटी ऑफ फूड्स रखने के लिए सामान में कॉस्ट भी चाहिए, ज्यादा चाहिए, बनाने के लिए सेव भी बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप 10 सामान रख रहे हो, 10 फूड रख रहे हो अपने अपने रेस्टोरेंट में, तो भैया उसको आप बेस्ट वे में प्रेजेंट करोगे और इस पे आपका कंट्रोल भी पूरा रहेगा। तो भैया इस प्रिंसिपल का यही मतलब इस टेक्निक का यही बोला था कि भैया कोई भी काम करो उसको स्टैंडर्ड वे में करो और काम को सिंपल रखो, ज्यादा उसको मतलब खिचड़ी मत बना दो। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स फिक्सिंग द स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो। टू अटेंड द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन, द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज established for the worker, standard work means standard for set for material, machine, method and condition of work, मतलब हर चीज के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर देना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब अननेसेसरी चीजों को खत्म करना, अननेसेसरी चीजों को रखना ही नहीं, काम को एकदम सिंपल रखना है जिससे कि काम बहुत फास्ट होगा। मतलब सिंप्लीफिकेशन रेफर्स द एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी वेराइटीज, साइज, ग्रेड्स। बोला था ना मैंने कि मान लो कि एक रेस्टोरेंट है उसमें अननेसेसरी वेराइटीज ऑफ फूड्स है, तो अननेसेसरी को हटा, जो चलता है आपका जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उसी को मार्केट में बेचो, वही आपका ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन में एक ऐसा साइज बनाओ बैटरी का या कुछ का भी, मतलब कुछ भी बना रहे हो, एक ऐसा साइज बनाओ जो हर जगह फिट हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ लिखा ना, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रिड्यूस द वैरायटी ऑफ सोप्स एंड इंक्रीज द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, वर्क स्टडी। अब देखो वर्क स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्क स्टडी मतलब काम को करने का तरीका, सिस्टम क्या होना चाहिए, ये सब आपका वर्क स्टडी, किस टाइम में हम लोग का काम हो जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब कब होना चाहिए, सब वर्क स्टडी में डिफाइन होता है। वर्क स्टडी का मतलब एक्सटेंडेड टाइम होना चाहिए, ठीक है, किसी भी काम को पूरा करने के लिए। वर्क स्टडी मीन सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑल द ऑपरेशन फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शन होता है उसका काम करने का एक प्रॉपर टाइम, सिस्टमेटिक वे, कब होना चाहिए, सब डिसाइड होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क स्टडी इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी बाय मेकिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसका मेन काम होता है कि भैया रिसोर्स का कम से कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले। टाइलर बिलीव दैट एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज एंडलेसली, ही एडवाइज वर्क स्टडी, वो उन्होंने बोला था वर्क स्टडी को करो, वर्क स्टडी करो टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। ही हैज डिवाइडेड द वर्क स्टडी इनटू 4 पार्ट्स, इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला बात मेथड स्टडी, पहला क्या है, एक काम को करने का सही मेथड क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये ढूंढो एक काम को करने का सही मेथड क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका टाइलर का ये मानना था कि काम को करने का सही वे क्या होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेथड स्टडी इज टू फाइंड द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, सबसे बढ़िया आपका वे कौन सा है इस काम को पूरा करने का। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग जॉब, टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर्स, मतलब बहुत सारा मेथड होता है किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन बेस्ट मेथड ढूंढो जैसे कि काम बहुत फास्ट हो। राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि जब तक सामान, जैसे कि सामान लाने से लेकर सामान बनाने तक का सबसे बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए जिससे कि काम बहुत फास्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल शुड बी स्टोर्ड नियर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन,
टू अवॉइड द अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम मनी इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्ट। अगर मतलब प्रोडक्शन कर रहे हो तो रॉ मटेरियल सामने होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा दूर होगा तभी फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, फिर वहाँ से मंगाओ फिर प्रोडक्शन करो। जहाँ पे प्रोडक्शन है वहीं पे आप प्रोडक्शन हो रहा है उसी के बगल में आप मान लो कि गोडाउन बना लो, वहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर करो। चाहे ऐसा जगह में फैक्ट्री खोलो जहाँ पे रॉ मटेरियल इजिली मिल रहा है, जिससे कि अननेसेसरी टाइम बचेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो मोशन स्टडी करो। क्या करो? मोशन स्टडी करो। मोशन स्टडी मतलब मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन एक्सेट्रा। मोशन स्टडी मतलब देखिए एक वर्कर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसका हर एक पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करो कि भैया सामान को उठाने में कितना टाइम लग रहा है, वो यहाँ से जाने में कितना टाइम लगा रहा है, सब कुछ के बारे में स्टडी करो। which undertaken while doing the typical job. Unnecessary movements are sought to be eliminated. देखो जैसे कि ये पेन है, पेन मान लो कि मेरा ये बोर्ड यहीं में सामने यहाँ पे रहता है, तो फटाक से मैं आया पेन उठाया आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बट ये पेन अगर मान लो कि मेरा ऑफिस में रहेगा, फिर वहां से जाऊंगा वहां से लेके आऊंगा, अननेसेसरी मूवमेंट है या नहीं? इस मूवमेंट को खत्म करो। टेलर ने बोला था अननेसेसरी मूवमेंट को खत्म करो, ये प्रिंसिपल ये बोलता है आपका टेक्निक। फिर नेक्स्ट आपका टाइम स्टडी। अब टाइम का स्टडी करो कि भैया एक काम को पूरा करने के लिए टाइम क्या होना चाहिए। मतलब इट इज द टेक्निक दैट यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द हाउ मच द वर्क एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू डूइंग इन ए गिवन period. Under the time study, work is divided into series of elements and the time taken to perform each elements of work. The time method यहाँ लिखा हुआ ना आपका, हाँ, द मेथड ऑफ टाइम स्टडी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल में समझना यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर टू मेक वन कार्डबोर्ड इज 20 मिनट्स। देखो मान लो कि आपको वन कार्डबोर्ड बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना भाई? 20 मिनट एक वर्कर लेता है एक कार्डबोर्ड को बनाने के लिए। सो इन 1 आवर ही एंड सी विल मेक द 3 बॉक्सेस। एक घंटा में 3 बॉक्सेस बना, सिंपल सा बनना। अगर मतलब 20 मिनट में एक बॉक्स, तो एक आपका पूरा एक घंटा में तो 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 3 बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो एज्यूमिंग दैट द वर्कर हैज टू पुट 8 आवर्स of work in shift and deducting 1 hour of the rest and lunch, it is determined that the 7 hours of a worker makes 21 bucks and 3 bucks per hour. Now this the standard task for a worker has to do। मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लो कि भैया काम को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगने वाला है। फिर नेक्स्ट आपका फैटिग स्टडी। अब देखो फैटिग स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो इट रेफर्स टू द डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट, कि एक वर्कर कितना रेस्ट ले रहा है, कब रेस्ट ले रहा है, कितना बार रेस्ट ले रहा है, ये सब के बारे में स्टडी करो। ठीक है, कि अगर मान लो आप रेस्ट के बारे में स्टडी कर लोगे तो आने वाले टाइम में आप जो भी वर्कर को काम में रखोगे तो उसको बोलोगे भाई थोड़ा इतना टाइम में रेस्ट होगा, तुम दिन में 4 बार रेस्ट ले लेना। और फिर अगर रेस्ट लेने के बाद क्या होता है पता है, काम में एक अलग सा जोश होता है करने का। तो भैया रेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि अगर लगातार काम करते रहेंगे तो भैया काम भी पूरा नहीं होगा और काम भी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए रेस्ट देना वर्कर को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो टाइलर के साइंटिफिक आपके जो भी थे टेक्निक्स में, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि भैया काम जब कर रहे हैं तो भैया रेस्ट लेना जरूरी है। तो इन्होंने रेस्ट के बारे में भी स्टडी किया था कि एक वर्कर को कितना बार रेस्ट देना है, कितने टाइम के लिए देना है, ये सब उनको डिसाइड करना था। ठीक है, तो इट रेफर्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड टू कंप्लीटिंग ए वर्क। ठीक है, फैटिग मीन्स टायर्डनेस फ्रॉम द फिजिकल एंड मेंटल वर्क। टाइलर सजेस्टेड दैट person gets tired when he works continuously without a break। सिंपल सा बात है। So he must provided a rest interval to the region he's lost stamina। Fatigue study also helps in maintaining the operational efficiency of the worker। The amount and frequency of rest intervals should be decided through the fatigue study and not randomly। तो भैया इनका यही मानना था भैया कि वर्कर लगातार काम करेंगे तो भैया थक जाने वाले हैं, उनको एक टाइम दो, रेस्ट दो। ठीक है, और कितनी बार रेस्ट देना है, कितने बार इतना है, कितने टाइम का रेस्ट होगा, सब कुछ डिसाइड आप कर लो। फिर नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल प्राइस वेजेस सिस्टम। अब देखो हर लोगों को अलग अलग वेजेस देना चाहिए। जो लोग ज़्यादा काम करें उसको ज़्यादा दो, जो लोग कम करें उसको कम दो। तो उनके हिसाब से हर लोगों को अलग अलग, हर एम्प्लॉय को अलग अलग वेजेस सिस्टम होना चाहिए। कि अगर मान लो कोई वर्कर मान लो कि ओवर टाइम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा दे दो, जो कम करे उसको भी कम दो। ठीक है, तो इनका मानना ये था। ठीक है, और वर्कर को मोटिवेट करो। This is a system in which the efficient and inefficient worker are paid at the different rates according to the Taylor। Financial incentive एक मोटिवेटर, मतलब हमेशा जब भी पैसा दिया जाता है किसी वर्कर को मोटिवेट और बहुत ज़्यादा काम करते हैं।
तो टायलर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। इन दिस टेक्निक इंसेंटिव आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्टिविटी, मतलब जितना प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ेगा आपको उतना पैसा दिया जाएगा। आपने 1 घंटा में मान लो इतना यूनिट बनाया तो 1 घंटा में इतना यूनिट के हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से भैया ये भी होता है खत्म। तो भैया फाइनली इसका क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।